नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल गर्ग। मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ। एमएस इन जनरल सर्जरी और एमसीएच इन प्लास्टिक सर्जरी में किया है। आई एम डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी एंड फेलो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी। और रिसेंटली मैंने अभी एमए इन योगा इंदौर के महाविद्यालय से किया है। मैं आज आपको एक बहुत कॉमन समस्या जिससे बहुत सारे व्यक्ति पीड़ित होंगे, सिर दर्द। सिर दर्द एक वाकई बहुत बड़ा सिर दर्द है हमारी सोसाइटी में। और प्रायकर जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, थिंकर हैं, बेहद ऑनेस्ट हैं, सेंसिटिव है, सिंसियर है और जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन की भावना है, आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग एम्बिशियस लोग हैं, उनमें ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। इसको हम सिर दर्द भी बोलते हैं, कई लोग इसको माइग्रेन भी बोलते हैं। मैं आपको बता दूं 200 प्रकार के सिर दर्द है, उससे भी ज़्यादा प्रकार के सिर दर्द है। मेडिकल साइंस ने इसको ब्रॉडली 2 वर्गों में विभाजित किया है। वन इज़ प्राइमरी हेडक। प्राइमरी हेडक से तात्पर्य है कि वो हेडक जिसके अंदर मस्तिष्क के अंदर और किसी प्रकार की कोई बीमारी या परेशानी नहीं होती है, जैसे हम एक माइग्रेन बोलते हैं, आधा सीसी बोलते हैं, आधे सिर में दर्द होता है, मतलब ब्रेन नॉर्मल है, कोई कैंसर या कोई ट्यूमर या एवी मालफॉर्मेशन ये नहीं है, सिर्फ हेडक है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है, उसको प्राइमरी हेडक बोलते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी हेडक। सेकेंडरी हेडक जैसा कि नाम बताता है, बिकॉज ऑफ सम अनदर प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ सम अदर प्रॉब्लम। यदि आपके मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम है, कोई ट्यूमर है, कोई गिठान है, एवी मालफॉर्मेशन है आपके अंदर, या एन्यूरिज्म है, ब्रेन में ब्लीड होता है या हो गया है, तो उन कारणों से होने वाले सिर दर्द को सेकेंडरी हेडक बोलते हैं। अतः ये अब इसका डायग्नोसिस कौन करेगा? इसका डायग्नोसिस डॉक्टर करता है, आप नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं लगता है कि ये प्राइमरी हेडक है, ये सेकेंडरी हेडक है। जब भी सिर दर्द हो, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपके जो फैमिली फिजिशियन है, फर्स्ट डॉक्टर जिसको आप कांटेक्ट करते हैं, आप उसको बताइए। मोटे मोटे रूप में वो ही डायग्नोस कर देता है कि ये प्राइमरी हेडक है, ये सेकेंडरी हेडक है। लेकिन फिजिशियन की ओपिनियन, न्यूरोलॉजिस्ट की ओपिनियन भी लगती है। इसके अलावा आँखों में यदि आपका चश्मा बदल गया है, आईसाइट कमज़ोर हो गई है, तो भी हेडक हो सकता है। अतः ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आँखों की जांच भी कराना आवश्यकता है, इसकी भी आवश्यकता है। फिर उसके बाद में आता है ईएनटी सर्जन से भी आपकी जांच करानी पड़ सकती है। आपको साइनोसाइटिस हो सकती है, फ्रंटल है, मैक्सिलरी साइनोसाइटिस हो सकती है, नोज़ के अंदर डेविएटेड नेजल सेप्टम हो सकता है, नोज़ में पॉलिप्स हो सकते हैं, मतलब जो सांस का रास्ता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो अतः वो ईएनटी सर्जन जांच करता है। कई बार आपका यदि दांतों में प्रॉब्लम है, माल अलाइनमेंट है, दांत बराबर नहीं है, आपकी बाइट प्रॉपर नहीं है, तो भी ये एक रेफर्ड हेडक बन जाता है। इससे लिए कई बार डेंटिस्ट की ओपिनियन भी आवश्यकता होती है। इन सब के बावजूद ये सब नॉर्मल होता है। तो सम टाइम, जिसे हम प्रायकर कहते हैं टेंशन हेडक, तनाव के कारण जिन लोगों को होता है, और वो तनाव क्यों हो रहा है, इसका एनालिसिस के बाद साइकोलॉजिस्ट, मनोचिकित्सक या साइकेट्रिस्ट की भी आवश्यकता पड़ सकती है। अतः फिजिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ईएनटी सर्जन, डेंटिस्ट, साइकेट्रिस्ट, इनकी ओपिनियन की भी आवश्यकता पड़ती है आपके फाइनल डायग्नोसिस तक पहुंचने में। इन सब की ओपिनियन के बाद में यदि ये डिसाइड हो जाता है कि ये माइग्रेन है, या क्लस्टर हेडक है, या सिर दर्द है, और अंदर से सभी कुछ नॉर्मल है, तो वो उसके लिए आपको दवाई प्रेस्क्राइब करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने उन डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करें, और जो ट्रीटमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एडजुवेंट ट्रीटमेंट है। मीन्स डॉक्टर की सलाह में इस ट्रीटमेंट को आपको ऐड करना है। पूर्णतया जो मैं बताने जा रहा हूँ उस पर निर्भर नहीं करना है। डॉक्टर की सलाह बहुत महत्वपूर्ण है।
अब आता है जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट या एडजुवेंट ट्रीटमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, 1 by 1 न्यूट्रिशियस डाइट। आपका खान पान संतुलित और स्वस्थ होना चाहिए। आपके अंदर कोई विटामिन की डेफिशिएंसी है, स्पेशली विटामिन B12 जिनको डिफिशिएंट होता है वो भी हेडेक करके प्रेजेंट करते हैं। और ऐसा देखा गया है कि विटामिन B12 के इंजेक्शन लगाने के बाद कई लोगों का हेडेक ठीक हो गया है। कई लोग पूर्ण अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं, यह तो सोते ही कम है और सोते हैं तो नींद नहीं आती है, तो दे हैव टू फाइंड आउट कि क्या कारण है। फिर रेगुलर एक्सरसाइज करना अत्यधिक आवश्यक है। इसके अलावा योगा करिए, नेक की एक्सरसाइज है, आंखों की एक्सरसाइज है, और सबसे महत्वपूर्ण है प्राणायामा। प्राणायाम में जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन, जो मैं आपको बताऊंगा। कई लोगों का माइग्रेन सिर्फ नेक की, आंखों की एक्सरसाइज करने से और अनुलोम विलोम या प्राणायाम या जिसे हम नाड़ी शोधन करने से उससे भी पूर्णतया ठीक हो गया है। अनुलोम विलोम या प्राणायाम बेहद लाभकारी है जिन लोगों को रेगुलर माइग्रेन होता है। अब आते हैं आजकल जो मैं आपको दूसरा बताने जा रहा हूँ, बोटॉक्स इंजेक्शन है और ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व ब्लॉक, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये डाइट है। प्रायकर मैं सभी को गुड़, चना, मूंगफली, दाल, दूध, दही लेने की सलाह देता हूँ। यह हर तरीके से आपके लिए उपयोगी है। फिर उसके बाद में आते हैं ड्राई फ्रूट्स है, उससे एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलते हैं। सारे ड्राई फ्रूट, खजूर, अखरोट, बादाम, आंवला, अलसी, नारियल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनको आप डाइट में सम्मिलित करिएगा। फिर स्प्राउट्स, क्योंकि प्रोटीन की उचित मात्रा का लेना अति आवश्यक है, तो अंकुरित लीजिएगा। फिर ड्रम स्टिक, सहजना की फली, ये आपको प्रोटीन और आयरन देती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सीजनल 2 फ्रूट आपको हमेशा लेने चाहिए। जैसा मैंने बताया, आंवला एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटॉक्सिफाइंग फ्रूट है। इसको रस के रूप में लेते हैं, इसके आप मुरब्बे के रूप में ले सकते हैं, कैंडीज आती है। फिर अलसी भुनी हुई 20 से 30 ग्राम अलसी लेते हैं, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड देता है। कई महिलाओं को जो पोस्ट मीनोपॉजल समस्याएं होती है वो भी इससे दूर होती है। इन सब के बावजूद मैं एडवाइस करूंगा कि डॉक्टर की सलाह से आपको विटामिन सप्लीमेंट भी लेने चाहिए। अब एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ। फिजिकल एक्सरसाइज में सबसे सिंपल एक्सरसाइज है यंगस्टर्स के लिए रस्सी कूदना और सीढ़ियाँ चढ़ना। बहुत सारी एक्सरसाइज आप सब कर सकते हैं, कोई सी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। सिंपल वॉकिंग, दौड़ना, जॉगिंग करना, रस्सी कूदना और सीढ़ियाँ चढ़ना। फिर योगिक एक्सरसाइज में सूर्य नमस्कार एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जो आप किसी अच्छे गुरु के देखरेख में, उसकी गाइडेंस में आप सीखें, क्योंकि सूर्य नमस्कार इतनी सिंपल एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन यदि आप सांस के साथ में और मन लगा करके ध्यान के साथ में आप इसको करते हैं तो अत्यधिक लाभकारी है। और ये अकेला एक सूर्य नमस्कार मतलब ये एक्सरसाइज ही इनफ है। फिर मेंटल हेल्थ के लिए मैंने बताया आपको कि यदि आपको कोई विचार परेशान करता है, जैसे ऑब्सेशन, अक्सर हेडेक के कारण होते हैं, माइग्रेन के कारण होते हैं। उसमें होता है किसी को धूप से होता है, किसी को भूख रहने से होता है, किसी को ज़्यादा फिजिकल वर्क करने से होता है, और कोई लोग सर्जन माइक्रो सर्जरी करते हैं या स्ट्रेसफुल सर्जरी करते हैं। जैसे मैं था, मेरे को माइग्रेन मेनली माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता था, बहुत ज़्यादा उसके प्रति अपने आप को इन्वॉल्व लगता था कि सर्जरी करने के बाद मेरे को रिजल्ट चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत एम्बिशियस होते हैं और परफेक्शनिस्ट होते हैं, उनको भी अक्सर माइग्रेन होता है। अतः आपको अपने इन विचारों पे नियंत्रण करना चाहिए। ऑब्सेशन का मैं एक बहुत सिंपल इलाज बोलता हूँ। ऑब्सेशन मीन्स एक विचार का बार बार आना है, उसको आपको भगाना है। नंबर 1, किसी दूसरे, किसी आरती को, किसी मंत्र को या हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो ही वो विचार आता है तो आप उसके विचार से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि कई लोगों में पर्टिकुलर थॉट के आते ही वो माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। अतः अपने आप को जानना, पहचानना है कि मेरे को किससे माइग्रेन होता है। तो यदि आपका कोई विचार विशेष है,
उसके आते ही कोई पीड़ा है पुरानी, आपके अंदर दर्द छुपा हुआ है, किसी ने आपके साथ बुरा किया है और वो आप बार बार याद करते हो, उससे आपको पीड़ा होती है, तो उसे ऑब्सेशन बोलते हैं। और इसका बहुत सिंपल फार्मूला है, जो ही वो विचार आए इधर से आप हनुमान चालीसा या कोई मंत्र का पाठ करिए, वो विचार अपने आप चला जाएगा। अब ये जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ये नेक की बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। जब मुझे वर्टाइगो हुआ था तब मैंने इस एक्सरसाइज को शुरू किया था। ऐसे 2 टीटी के बैट ले लीजिएगा और बॉल, सिंपल, और आपको कुछ नहीं करना है, इस बॉल के साथ में खेलना है। 1 2 3 एंड स्टार्ट काउंटिंग। इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपको बॉल के साथ में नेक को घुमाना है। कभी ऊपर ले जाइए, कभी नीचे ले जाइए, ऐसे भी करते हैं तो नेक भी मूव होनी चाहिए। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। You can do like this also. This is the neck movement you will do. Again you see it. Initially small range. बॉल को फॉलो करिए गर्दन के साथ में, बॉडी मत मूव करिएगा। Then keep on increasing the range. इसमें इनवॉलेंटली नेक के और आइज के मूवमेंट्स होते हैं। तो ये नेक की मसल्स को, आपकी नेक की मसल्स को रिलैक्स करता है। You see my neck movement? I am following the ball. जिधर जिधर बॉल जा रही है मैं अपनी गर्दन को घुमा रहा हूँ, आंखों को घुमा रहा हूँ। बैलेंसिंग है, इससे ध्यान भी हो जाता है। आप काउंटिंग कर सकते हैं, रिवर्स काउंटिंग कर सकते हैं, एंड अप एंड डाउन। अप एंड डाउन है, नेक मूव कर रही है। अब मैं आपको शोल्डर एक्सरसाइज बता रहा हूं। सिंपल शोल्डर एक्सरसाइज। कीप योर दीज fingers on the shoulder and come forward and move it back side up, touching to the ear, come down and then kiss both the elbow and then go down. Simple exercise. You have to touch this elbow here and it should come close to the chest and go as much as back you can go. Go up, then again touch the ear, both the ear, and then come forward, touching this, then going away. This is a simple exercise. Reverse clockwise and anti-clockwise both. That's it. Then another is this is another shoulder exercise. Here the movements are not at the shoulder joint, but these movements are the sternoclavicular joint. Here are the movements, not here. यहाँ movement नहीं हो रहा है, movement यहाँ हो रहा है. Clockwise and anti-clockwise. ये गिर गाय का देशी घी है, पिघला हुआ घी है ना। अक्सर ये जम जाता है, लेकिन गिर गाय का घी जो हमेशा पिघला हुआ सही रहता है। आप इसको हल्का गर्म कर सकते हैं, कैसा अपना बर्तन बना सकते हैं। इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि प्रतिदिन उतना ही घी गर्म करें जितना आपको काम में आता है। क्योंकि यदि आपने घी को डेली गर्म किया तो उसकी प्रॉपर्टी कम हो जाती है। अतः जितना घी गर्म करते हैं उसका उपयोग उसी वक्त हो जाना चाहिए। इसलिए मैंने एक छोटा सा ये बर्तन बनाया है। यदि घी जम जाता है तो मैं इसको हल्का सा गर्म करके इतना सा ही इसके अंदर घी लेता हूँ।
अब आप देखिएगा कि ये ड्रॉपर है, इससे एक एक बूंद जाती है। इसको आपको दोनों नॉस्ट्रिल में डालना है, लेफ्ट में राइट में, लेफ्ट में और राइट में दोनों नॉस्ट्रिल में डालना है। इसकी सतह से होते हुए डालना है, मतलब ये जो किनारी है जिससे कि ये घी नाक के अंदर की सतह में, सरफेस में अच्छे से लग जाए, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ इस घी की जगह आप सरसों का शुद्ध तेल भी काम में ले सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जो सरसों का तेल है तीखा लगता है, लेकिन सरसों का तेल भी उतना ही प्रभावी है जितना देशी घी। कोशिश करें गिर गाय का देशी 100% शुद्ध घी होना अति अनिवार्य है। 1 से 1.5 ml काफ़ी है। 3-4 बूंदे इधर, 3-4 बूंदे इस नाक में, रात्रि को सोने से पहले और सुबह नहाने के बाद में आपको इसको अपने दोनों नॉस्ट्रिल में डालना है। अब मैं आपको इसकी नाक में डालने की विधि बताता हूँ। आपको ऐसे नाक के किनारे से एक एक बूंद डालना है, गर्दन को पीछे की तरफ करनी है और थोड़ा सा अंदर की तरफ खींच ले। नाक के दीवार में अंदर की परत पे लगाएं और हल्का हल्का ट्रिकल करें, फिर इसके बेस में जाए, इधर ट्रिकल करें। ऐसे ही दूसरे साइड करें। मतलब ये जो रिम है इसके अंदर की तरफ चारों तरफ डालना है एक एक बूंद। इसका फायदा क्या होता है कि आपके अंदर की जो सतह है, जो सबसे पहले एयर के कांटेक्ट में आती है, फिर आप हल्का सा ऐसा कर सकते हैं। दोनों तरफ से खींच लीजिएगा, ये घी गले तक आ जाएगा आपके, मतलब पूरा जो सांस का रास्ता है उसके अंदर ये घी लग गया है। इससे अंदर की सूजन कम होगी और क्या केमिकल रिएक्शन होती है मुझको इसकी जानकारी नहीं है, जिससे कि ये माइग्रेन में मदद करता है। दूसरा फायदा जो मैंने इसका नोटिस किया, खर्राटे आने मेरे पूर्णतया बंद हो गए हैं। पहले बहुत ज़्यादा खर्राटे आते थे और जब से मैंने घी डालना शुरू किया मेरे खर्राटे ऑलमोस्ट बंद हो गए हैं। अब है ये बहुत महत्वपूर्ण, जिनको बहुत लंबे समय से माइग्रेन है, ठीक नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल नर्व ब्लॉक। आपके गर्दन के पीछे नर्व्स होती हैं, ऑक्सीपिटल नर्व, ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व, लेसर ऑक्सीपिटल नर्व। आप इतना समझिए, यहाँ पर गर्दन के पीछे नसें होती हैं, उनको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसे ऑक्सीपिटल नर्व ब्लॉक कहते हैं। ऑक्सीपिटल नर्व ब्लॉक यह तो डॉक्टर जो एनेस्थेटिस्ट होता है, बेहोशी का डॉक्टर, वो लगाएगा, और जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है वो प्रायकर प्रतिदिन अपने पेशेंट्स को ये ऑक्सीपिटल नर्व ब्लॉक लगाते हैं, अतः वो बेहतर एक्सपर्ट होते हैं। यदि आपके शहर में कोई हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है या कोई भी एनेस्थेटिस्ट जो इस ब्लॉक के बारे में जानकारी रखता है, ये लगाता है, उससे आप संपर्क करिए। और यदि आप इससे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, जो मेरा नंबर दिया हुआ है। मैं आपके शहर में उस पर्टिकुलर डॉक्टर को ढूंढ के आपको गाइड कर सकता हूं। लेकिन ये ऑक्सीपिटल नर्व ब्लॉक क्रोनिक हेडेक या क्लस्टर हेडेक, माइग्रेन के लिए अत्यधिक एकदम लाभदायक है। जो मैंने पहले बताया, नाक में घी या तेल डालना और प्राणायाम करना, और तीसरा ऑक्सीपिटल नर्व ब्लॉक, ये आपको इस माइग्रेन से मुक्ति दिला सकते हैं। शुरू में जब आपको बहुत तेज़ दर्द होता है तब आप नर्व ब्लॉक लगा सकते हैं, उसके बाद में भी लगा सकते हैं। शुरू में ये वीकली लगाना पड़ सकता है, महीने में 2 बार लगाना पड़ सकता है, फिर महीने में 1 बार, फिर धीरे धीरे इसका अंतराल बढ़ जाता है और फिर हो सकता है आपको इसकी आवश्यकता ही ना पड़े। ऑक्सीपिटल नर्व ब्लॉक के बारे में बहुत सारे पब्लिश्ड पेपर हैं, आप उनको पढ़िए
अपने न्यूरोलॉजिस्ट या डॉक्टर को इसके बारे में कहिए, वो आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा न्यूरोलॉजिस्ट ऑक्सीपिटल नर्व ब्लॉक के अलावा बोटॉक्स इंजेक्शन भी देते हैं। बोटॉक्स इंजेक्शन न्यूरोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन के द्वारा आप लगवा सकते हैं, वो भी माइग्रेन में अत्यधिक प्रभावी होता है। अब मैं आपको नाड़ी शोधन के बारे में बता रहा हूँ। नाड़ी शोधन में यह प्राणायाम, इसमें एक नॉस्ट्रिल से सांस लेनी है, रोकनी है और दूसरे नॉस्ट्रिल से, अपोजिट साइड के नॉस्ट्रिल से सांस निकाल देनी है, फिर उसी साइड के नॉस्ट्रिल से सांस लेनी है, रोकनी और निकाल देनी है। आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। 10 की गिनती तक सांस लिया, 10 की गिनती तक सांस रोका और 10 की गिनती में सांस को निकाल दिया। इसे नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम भी कहते हैं। बेहतर है आप किसी अच्छे योगा टीचर की देखरेख में इसको करेंगे तो ये बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच।